जैसे ही घर के अंदर दोनों बेटे मोहन और रमेश घर में आए, उनका मन खुश हो गया। घर में पकवानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, खासकर मालपुए की, जो बता रही थी कि अम्मा आज बहुत खुश हैं, क्योंकि अम्मा जब भी खुश होती हैं तो वह अपने हाथों से मालपुए ज़रूर बना के खिलाती हैं। तभी मोहन की बेटी मनु दौड़ती हुई आई। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। अपनी 3 वर्षीय बेटी को लाड करते मोहन ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ हैं? 3 वर्षीय बच्ची ने रसोई की तरफ इशारा किया तो दोनों भाई रसोई की तरफ चल दिए। देखा तो अम्मा चूल्हे पर मालपुए तल रही थी। वहीं बड़ी बहू सरिता अम्मा की मदद कर रही थी। अम्मा को देखते ही मोहन बोला, अरे ये क्या अम्मा, आप तुम खाना बना रही हो? तुम्हारे आराम करने की उम्र है। घर में 2-2 बहुएं हैं तो काहे तुम परेशान हो रही हो? उसकी तरफ देखते हुए अम्मा ने अपना पल्लू अपना पसीना पोंछते हुए कहा, अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम दोनों को अपने हाथ से मालपुए खिलाऊंगी। तुम लोगों को बहुत पसंद थे ना बचपन में। अम्मा की खुशी दोहरी होती जा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या खजाना मिल गया अम्मा? जब से उस विवादित जमीन का फैसला हुआ है तब से तो अम्मा फूल फूल कर कुप्पा हुए जा रही हैं। मोहन ने कहा, हाँ वो तो है, पर एक बात और भी है। वे क्या अम्मा? अरे थोड़ा सब्र तो करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद बताती हूँ। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और गर्मा गर्म खाना खा लो, बहुत थक गए होगे। फिर सरिता की तरफ देखकर बोली, अरे बहुरिया, छोड़ सारा काम, पहले मेरे बेटों को गरम गरम खाना तो परोस दो। अम्मा की ये बात सुनकर सरिता अपना काम छोड़कर थालियां लगाने लगी। मोहन तो बाहर आ गया, लेकिन रमेश रसोई में ही खड़ा रहा। उसे देखकर अम्मा ने कहा, अरे रमेश, जा तू भी मुंह धो ले और खाना खा ले, भाभी अभी खाना परोस रही हैं। अम्मा की बात सुनकर रमेश बोला, अम्मा रजनी कहाँ है? वो तुम लोगों की मदद नहीं करवा रही है? उसका नाम सुनते ही अम्मा का मुंह कसैला हो गया और वह चिढ़ते हुए बोली, और कहाँ होगी महारानी, पड़ी होगी अपने कमरे में टहल रही होगी कहीं पे। अम्मा की बात सुनकर रमेश कमरे में गया। देखा तो अम्मा की बात सच थी। रजनी हाथ में मोबाइल लेकर बिस्तर पर पड़ी थी। उसे देखकर रमेश बोला, रजनी तुम यहाँ मोबाइल में लगी हो? अम्मा और भाभी अकेले रसोई में काम कर रही हैं। अरे कुछ दिनों के लिए आती हो तो उसमें क्या तमाशा करती हो? थोड़ी मदद करवा दिया करो उन लोगों की। रजनी उसे देखकर अनदेखा करते हुए बोली, मुझसे नहीं होता है ये सब काम। जल्दी से पैसे लो और यहाँ से चलो। गांव में मुझे सांस भी नहीं ली जाती। कैसी बात कर रही हो तुम? शहर में जाकर बड़ी शहर वाली हो गई हो। पैदाइश तो गांव में ही है ना तुम्हारा? और जरा आवाज़ धीमे करके बोलो, रसोई में कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? रमेश ने उसे समझाते हुए कहा, पर वो आवाज़ और तेज करते हुए बोली, सुनता है तो सुनने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग भला माने या बुरा माने, इन लोगों से मना कर क्या फ़ायदा? मुझे कोई फ़ायदा नहीं। कह देती हूँ, अपना हिस्सा लो और शहर चलो। मैं यहाँ पर और ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली। कहती हुई रजनी वापस अपने मोबाइल में लग गई। देखकर रमेश ने अपना माथा पीट लिया। जानता था कि उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वह अपने हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। इधर अम्मा को भी सारी बातें सुनाई दे रही थी। उसकी बातें सुनकर अम्मा का मन कसैला हो गया। रजनी का मायका पास के ही गांव में था। अम्मा जी ने खुद उसे पसंद कर उसकी शादी करवाई थी। वे शुरू से ही ऐसी कामचोर रही, पर फिर भी अम्मा और सरिता ने उसे संभाल लिया। अम्मा जी ने शादी के कुछ ही दिनों में उसको संभाल लिया। शुरुआती दिनों में उसे रमेश के साथ शहर भेज दिया। तब से वह शहर की ऐसी लत लगी कि गांव में जाने का उसका मन ही नहीं करता। एक बार गांव में अम्मा जी के पति की ज़मीन उनके रिश्तेदारों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। उसके लिए वह उन्हें काफ़ी पुलिस वालों के चक्कर लगाए, लेकिन काम नहीं बन सका। आखिरकार रिश्तेदार काफ़ी दबंग थे। अब उनसे ज़मीन निकलवानी थी तो कई सरकारी लोगों को घूस मांगी और घूस में 15 लाख रुपए की मांग किए गए, पर वो पूरी जिम्मेदारी उठा रखे थे कि ज़मीन उन लोगों को वापस करवा देंगे।
अगर 15 लाख रुपए देकर 70 लाख रुपए की ज़मीन बचती है तो क्या हर्ज है। इसलिए अम्मा जी ने दोनों बेटे लग गए पैसे के बंदोबस्त करने में। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी सिर्फ 5 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया था, बाकी पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाया। ऐसे में रमेश ने ये आइडिया सुझाया कि दोनों बहुएं के गहने गिरवी रखकर हम ज़मीन को छुड़वा लेंगे। सरिता तो तैयार हो गई, लेकिन रजनी नहीं मानी। जब अम्मा ने उसे डांट कर कहा तब अम्मा को जवाब देती हुई बोली, अम्मा जी काहे के गहने मांग रही हैं आप? भला मैंने ठेका ले रखा है आपकी ज़मीन जायदाद को बचाने का। उनकी यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तब अम्मा ने कहा, देख छोटी बहू, हम तेरे माता पिता के दिए गहने नहीं मांग रहे हैं। हमने जो तुझको यहाँ से चढ़ाए हैं वही गहने दे दे। जब ज़मीन हाथ में आ जाएगी तो हम उसे बेचकर तुम्हारे को गहना बनवा देंगे। उनकी यह बात सुनकर रजनी तुनक कर बोली, काहे के गहने अम्मा? ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, मैं उसे सिर्फ मेरे हक हैं, मैं उन्हीं आपको नहीं दे सकती। मुझसे बेवजह कोई उम्मीद मत रखना। कहती हुई रजनी अपने कमरे में गई और अपना सारा सामान समेट कर मायके रवाना हो गई। इसके बाद कदम से कोई उसका हक का बक्का रह गया। आखिर सरिता ने ही अपने सारे गहने बेचकर पैसों का बंदोबस्त किया, लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो तनु के नाम उसने नाना जी ने जन्म पर एक FD करवाई थी, तो उसे तुड़वा कर बाकी के बचे पैसों का बंदोबस्त किया। बस तब से अम्मा जी और रजनी की फूटी आंख नहीं सुहाती थी। खैर, इधर सरिता दोनों भाइयों को गरम गरम खाना परोसने लगी। तभी अम्मा बोली, क्या रे रमेश, वे महारानी नहीं आई, उसका खाना क्या उसके कमरे में चल कर जाएगा? खाना खाते वक्त रमेश ने हाथ वहीं रुक गया और बोला, अम्मा आप उसकी आदत जानती हो, फिर भी क्यों उम्मीद रखती हो? आप लोग खाना खा लो, मैं खुद उसका खाना उसके कमरे में ले जाऊंगा। हाँ भाई, जोरू की सेवा तो करनी ही चाहिए, चाहे जोरू हो तुम्हें पूछे ना पूछे। अम्मा यह मुस्कुराते हुए बोली। अम्मा की बात सुनकर मोहन बोला, अम्मा उसे खाना खाने दो ना, उसे काहे परेशान किए जा रही हो? आखिर मोहन की बात सुनकर अम्मा चुप हो गए। खैर, सब लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद सब लोग साथ बैठे, लेकिन अभी भी रजनी कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई थी। तभी मोहन बोला, देख रमेश, तुझे अर्जेंट में फ़ोन करके शहर से बुलाया इसलिए था कि अपनी विवादित ज़मीन बिक गई है, तो मैंने उसे फ़ोन करके बता दिया था। अब अम्मा चाहती हैं कि उन पैसों का बंटवारा हो जाए। पैसों का नाम सुनते ही रजनी अपने कमरे से आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। अम्मा ने मोहन की तरफ देखा और इशारा किया, देख लो आ गई। पर मोहन कुछ नहीं बोला, बल्कि वे अम्मा से ही बोला, हाँ तो अम्मा बताओ क्या चाहती हो तुम, कैसे बंटवारा करना है? उनकी बात सुनकर अम्मा कुछ कहती इससे पहले ही रजनी बोली, भाई जी इसमें पूछना क्या है, 2 हिस्से ही तो होने हैं, आधा आपका और आधा इनका। इसके लिए बेवजह ही आपने हम लोगों को बुला लिया। आप तो आधा हिस्से पैसा अकाउंट में ही डाल देते। उनकी यह बात सुनकर अम्मा बोली, क्यों भाई, आधा आधा हिस्सा क्यों? मेरे हिस्से का क्या, उसे तो पचा जाना चाहते हो? ये बुढ़िया किसके हिस्से में है, वे तो बता दो। अम्मा की बात सुनकर रजनी बोली, अरे अम्मा, आप तो तुम्हारी उम्र हो गई है, हिस्से का क्या करोगी? 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है। 2 बेटे हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ खा लेना। चुप कर, बड़ी आई सलाह देने वाली, कौन सा बेटा रोटी खिलाएगा? मैं तो अच्छे से जानती हूँ। अरे जिसका पति है उसको कमरे में ले जाकर रोटी खिला रहा है, वो अपनी सास को क्या खिलाएगी? हिस्से तो 3 होंगे, मुझे मेरा हिस्सा अलग चाहिए। अपने बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मा जी बोली तो रजनी मुंह बिगाड़ कर खड़ी हो गई। इतने में रमेश बोला, ठीक है अम्मा, 3 हिस्से चाहती हो तो हम जो 70 लाख रुपए आए हैं उसके 3 हिस्से कर लेते हैं। उनकी यह बात सुनकर अम्मा बोली, 70 लाख रुपए नहीं, 60 लाख रुपए के 3 हिस्से होंगे। उसमें से 10 लाख रुपए मैंने खर्च कर
कर दिया है। क्या 10 लाख रुपए? कहाँ? पानी पिला दिया अम्मा जी, अचानक रजनी बोली। सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। आखिर 10 लाख रुपए कहाँ खर्च कर देना, मायके में रखना था। अम्मा कहाँ खर्च कर दिए पैसे? रमेश ने पूछा। 7 लाख रुपए बड़ी बहू के गहने बनवाए हैं, वहीं 3 लाख रुपए की तनु की एफडी करवाई है। अम्मा जी की बात सुनकर जहाँ सब लोग चुप थे वहीं रजनी बिना बारिश के बरस पड़ी। हाय हाय अम्मा जी, इतना दोगलापन क्यों? बड़ी भाभी ही आपकी बहू हैं क्या? मैं आपकी नहीं थी जो उनके लिए गहने बनवाए और मेरे लिए नहीं? और एफडी तनु का ही क्यों? कल को मेरे बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या आप एफडी करवाओगी? फिर रजनी रमेश की तरफ देखकर बोली, देख लो ये है तुम्हारी अम्मा जो दोनों बेटों के बीच में भी दो बात करती हैं। एक तो सिर आँखों पर बिठा कर रखती हैं और दूसरे को इज्जत धूल के बराबर भी नहीं है। इनकी पत्नी और बेटी इनके लिए इतना कुछ है और हम कुछ नहीं हैं। इनकी बात सुनकर अम्मा जी बोली, क्यों छोटी बहुरिया, आज तो दोनों बहुएं बराबरी पर आने की बात कर रही है। भूल गई जब इस जमीन को बचाने के चक्कर में घूसखोरी में घुस देने की बात पड़ी, उस समय हमारे पास पैसे तक नहीं थे। और जब तुम अपना स्त्री धन लेकर यहाँ से अपने मायके रवाना हो गए तब यह बड़ी बहू ही थी जिसने अपने सारे गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त किया था। यहाँ तक कि पैसों की कमी फिर भी रह जाने पर अपनी बेटी का एफडी भी तुड़वाई थी जो उसके नाना ने उसके जन्म पर करवाई थी। तब बराबरी याद नहीं आई थी? आज जमीन का हिस्सा लेने चली आई तुम। उस समय जमीन बचाने के लिए तुमसे तुम्हारा स्त्री धन ना निकला। आज कौन सा तुम्हारे माँ बाप के चढ़ाए हुए गहने मैंने मांगे थे? यही तो कहा था कि बहू जो हमने गहने चढ़ाए हैं वही दे दो। तब तो तुम डंके की चोट पर बोल कर गई थी कि अम्मा जी आपके चढ़ाए गहने मेरा स्त्री धन है, वे मैं आपको नहीं दूंगी। फिर तब काहे की मुंहजोरी? इन पैसों पर इन दोनों माँ बेटी का हक था जो मैंने उनका हक दे दिया। रजनी के अम्मा जी का जीत ना सकी तो रमेश के पास जाकर बोली, अरे तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? भला इतने से पैसे से हमारा क्या फ्लैट आ पाएगा? की बात सुनकर रमेश बोला, रजनी अम्मा कुछ भी गलत नहीं कह रही हैं। परिवार के योगदान से घर चलता है, मेरा कहने से नहीं। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम मेरा धन कर कर के यहाँ से चली गई थी। अब हिस्सा लेने की बात कर रही हो तो याद रखना जो भी मिलेगा हक का नहीं मिलेगा, हक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है कर रही हो। बात फ्लैट लेने की तो जब मेरे पास पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं खरीद लूँगा। जब पति ही लड़ने को तैयार नहीं तो भला रजनी क्या कर पाती? फ़ोन करके अपने माता पिता को बुलाती है, लेकिन माता पिता ने कहा कि अगर अम्मा जी कह दे रही हैं तो मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कोई कोर्ट भी कुछ दिलवा नहीं पाएगा। आखिरकार चिल्ला चिल्ला कर खुद ही चुप हो गई। सबके हिस्से में 20-20 लाख रुपए आ गए। बस 20 लाख रुपए लेकर शहर रवाना हो गए।